हेलो स्टूडेंट्स। तो कल है आपका फिजिक्स का रीअपियर एग्जाम। टेंशन नहीं लेनी है, मस्त होकर पेपर दे के आना है। जो भी क्वेश्चन है उसे अटेम्प्ट ज़रूर करो, उसके बारे में जो भी पता है उसका फॉर्मूला कहाँ से शुरू हो रहा था, जितना आता है उतना तो करो, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग होती है। तो आपको कुछ भी खाली छोड़ के नहीं आना है, करके ज़रूर आना है। अभी मैंने ये जो है ये शीट बनाई है, आप स्क्रीनशॉट्स लेते जाना कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, कौन से सॉल्व एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज के कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और जो PYQs हैं वो उसमें क्या पैटर्न रहा है, क्या क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। आई नो इस टाइम पर सब कुछ करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट अगर आपने तैयारी की है तो ये क्वेश्चन ज़रूर रिवाइज कर लेना, क्योंकि इनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द चैप्टर 1 आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कूलम्स लॉ, गॉस लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। गॉस लॉ में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है हमारे पास। इसका स्फीयर का प्लेन के लिए क्वेश्चन सरफेस क्या चूज करते हो, हमेशा E.ds में जो यहाँ एरिया हमेशा अपना जो क्वेश्चन सरफेस है उसका रेडियस आएगा, और जो यहाँ पर आप सरफेस चार्ज लेते हो या फिर लाइन चार्ज लेते हो, वहाँ पर जैसे लाइन है तो उसका, आपका स्फेयर है तो उसका रेडियस वो तब रहता है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन करेगा, ये ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, डाइपोल, टॉर्क। टॉर्क का भी आ ही जाता है आपके पास क्वेश्चन कि डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड, तो उसका टॉर्क निकालो। ये क्वेश्चंस आप एक बार देख लेना एनसीईआरटी से, न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से। और ये जो PYQ बेस्ड है, ये क्वेश्चंस जो है वो बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इसमें डाले हैं, लाइक टॉर्क ऑन डाइपोल, गॉस लॉ, लाइन चार्ज, इन सब के लिए। एंड डाइपोल इक्वेटोरियल और एक्सियल फील्ड्स पे क्या है, ये तो हर बार हम देखने को मिलता ही है। नाउ द चैप्टर 2 आपका जो पोटेंशियल और कैपेसिटेंस पे, इसमें इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिस आप जरूर देख लेना कि कैसे बनते हैं। लाइक अगर इनफाइनाइट रेज आ रही है तो पैरेलल प्लेन शीट्स जो आती है आपकी, ठीक है, पोटेंशियल्स, कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल, और उसका एनर्जी स्टोरेज की डेरिवेशन जो आपकी हाफ CV स्क्वायर आती है। इसको याद रखना, Q इज इक्वल टू CV होता है, तो किसी और फॉर्म में अगर पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में तो उस फॉर्म में आप कन्वर्ट करके लिख सकते हो। नाउ ये जो आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस आप डेराइव फॉर्मूला करते हो, या फिर पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के डिस्टेंस ग्राफ, जैसे पोटेंशियल और डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल कैसे बदलता है फॉर डाइपोल के लिए या शेल के लिए, ये जरूर आना चाहिए। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। और जो मेन आपकी रहती है E इज इक्वल टू -dV/dr, इससे भी आप अगर पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इस केस में, इस चैप्टर में, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ द चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओम्स लॉ, मॉडिफाइड ओम्स लॉ नहीं, आपके पास जो एक माइक्रोस्कोपिक रहता है J इज इक्वल टू सिग्मा E, वो वाला भी आप माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक में क्या फर्क है। एक तो आपका होता है V इज इक्वल टू IR वाला, ठीक है, और एक आपको माइक्रोस्कोपिक में आपको J इक्वल टू सिग्मा E वाला करके आना है, ठीक है। तो ये दोनों किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करना भी, और इसकी आपकी जो लॉज है दोनों उसकी डेफिनेशन जरूर आनी चाहिए। एक व्हीटस्टोन ब्रिज, जब भी आपके पास कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से आएगी उसमें किरचॉफ्स लॉ की जगह आप, जैसे अगर आपके पास 4 आर्म्स है, बीच में ये है, तो इस व्हीटस्टोन में क्या होता है, अगर ये बैलेंस हो रहा है तो यहाँ कुछ करंट नहीं जाएगा। तो ये देख लेना कि आपको किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करने बैठोगे बहुत लंबा हो जाएगा। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज वाली कॉन्फ़िगरेशन है तो वो उसी से ही डायरेक्टली सॉल्व करनी है। नाउ द मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, इसमें बायोट सैवर्ट्स लॉ, एम्पियर्स लॉ, ये सारे। और याद रखना जो आपने इलेक्ट्रोस्टैट्स में क्वेश्चंस करे हैं वो मैग्नेटोस्टैट्स में बाय एनालॉगी भी आप कर सकते हैं, बाय रिप्लेसिंग म्यू नॉट 4 पाई बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ई को बी से। और आपका क्या था, जैसे यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक वाले में मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, वहाँ डाइपोल मूवमेंट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ याद रखना है। ऐसे ही आप टॉर्क, अगर आपको कोई याद नहीं भी आ रहा है मैग्नेटिक का फॉर्मूला, तो आप ये बाय एनालॉगी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। फील्ड ऑन एक्सिस, अच्छा एक गलती जो आप मेजरली करते हैं वो ये कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ, अगर हम बात करें, इन जस्ट अ सेकेंड, देखिए आपके पास एक तो होती है कि मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर कॉइल। जब इसके लिए आप फॉर्मूला करते हैं तो आप डी बी नहीं, आपका ये कंपोनेंट्स ऐड होते हैं, तो हमेशा डी बी कॉस थीटा, ये कॉस थीटा अलग से निकालोगे, डी बी अलग, इसकी पूरी डेरिवेशन आती है, ठीक है। और इसका जो आपको रिजल्ट आता है ऑन द एक्सिस वो ये रहता है I स्क्वायर, यहाँ पर
2r² प्लस x², 3/2। ठीक है, तो अगर हमें सेंटर पे कब निकालना होता है इस सर्कुलर को तो हम x को 0 पुट कर देते हैं, तो आपका आंसर आता है μ0I/, यहाँ पर 2πr, यहाँ पर पाई भी रहता है। ठीक है, और अगर आप कह रहे हो कि ये आपका पॉइंट बहुत दूर है, तो यहाँ पर आप r² प्लस x², अगर ये पॉइंट बहुत दूर है तो x बड़ा हो गया, तो ये अप्रोक्सीमेट हो जाएगा टू x, यहाँ पर फिर ये x³ के प्रोपोर्शनल आ जाता है, और यहाँ पे r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है। ठीक है, और एक रहता है इनफाइनाइट वायर की वजह से, तो वो इनफाइनाइट वायर की वजह से μ0I 2r, 2πr, और यहाँ पर 2r होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग है, ये इनफाइनाइट लाइन की वजह से है, और यहाँ पे ये एक्सिस एट द सेंटर है। तो इनमें आप डिफरेंस देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन लास्ट टाइम भी ऐसा आया था, एक साइड में हमारी वायर बनाई गई थी। ठीक है, तो फिर यहाँ वहाँ पे ये फॉर्मूला लगाना है। हम कभी कभी सोच लेते हैं तो सिर्फ सेंटर का नहीं, इनफाइनाइट वायर का अलग है आपका और इस पे अलग है। ठीक है, देन चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इसमें आपका BH कर्व तो चलो कट गया था, आपका ये बार मैग्नेट वर्सेस सोलेनॉइड या फिर एनालॉगी आप कर सकते हो। मैग्नेटाइजेशन क्या है, सस्केप्टिबिलिटी क्या है, ये सारे डेरिवेशन, सस्केप्टिबिलिटी और मैग्नेटिक परमेबिलिटी में रिलेशन क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये सब कुछ चीज़ें। अब आपको डेराइव आ जाता है एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट, तो आपको इलेक्ट्रिक का पता है, आप सेम बार मैग्नेट एज अ डाइपोल को बार मैग्नेट वगैरह करके फिर जैसे तुमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में किया था, सेम एज अ मैग्नेटिक फील्ड में किया जा सकता है। ओके, देन आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैराडेज एंड लेंज लॉ है हमारे पास। इंड्यूस EMF, सेल्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस, इंडक्टर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये करके ही रखूँगा हमें। देन उसके बाद आपके पास जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेरिवेशन, सेल्फ इंडक्टेंस की, ये ज़रूर से ज़रूर कर लेना। ठीक है, इनके एक्सप्रेशन L क्या है, M1 M2 ये क्या आते हैं, एंड LCR चलो अगले में आएगा, LC ऑसिलेशंस क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट रहेगा। देन ऑल्टरनेटिंग करंट, इसमें आप एक LCR सर्किट जरूर कर लेना कि इनके अक्रॉस इम्पिडेंस क्या है, इसको फेजर डायग्राम से करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। एनालिटिकल सोल्यूशन थोड़ा लंबा रहता है, फेजर डायग्राम से इट्स इजी। कौन लैग करता है, कौन लीड करता है, ये ध्यान में रखना कि कैपेसिटर्स के केस में करंट लीड कर रहा है या करंट लैग कर रहा है बाय 90 डिग्री, रजिस्टर्स में वो सेम में है, तो ये इंपॉर्टेंट है सबसे पार्ट। कहीं ना कहीं तो आपसे पूछा ही जाएगा, चाहे कंसेप्चुअल में पूछे चाहे 1 मार्कर में पूछे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ये स्क्रीनशॉट ले लो आपकी कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में देखिए डिस्प्लेसमेंट करंट का जरूर पूछा जाएगा, और इससे रिलेटेड आता है आपकी मॉडिफाइड एम्पियर्स, मैक्सवेल एम्पियर्स लॉ। तो उसमें μ0I सब सिर्फ था पहले, अब यहाँ पे ID डिस्प्लेसमेंट करंट भी, जो कि डिपेंड करता है आपका किसके ऊपर, d∅E/dt, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय दिस। कभी कभी हम मैग्नेटिक करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये डिस्प्लेसमेंट करंट है जो कि मॉडिफाइड उससे आया था, और ये इस डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से किरचॉफ्स लॉ भी फॉलो हो जाता है। तो ये सब चीज़ें याद रखनी है, ये नहीं आना आपको। स्पेक्ट्रम, जैसे स्पेक्ट्रम को आप याद रख सकते हैं, राम इन वनवास उर्मिला नहीं गई, तो ये रेडियो वेव्स, माइक्रो, विजिबल, यूवी, और आपके पास ये एक्स रेज, ये गामा रेज। तो रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, गामा की सबसे कम, और वेवलेंथ आपकी फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली होती है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो इस अगर लाइन में से याद रखोगे तो आप देख लोगे कौन सी कहाँ लाइक कर रही है, और थोड़े बहुत आपको रेंजेस का ध्यान भी रखना पड़ेगा। देन रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स में आपको आपके एक तो टेलीस्कोप जरूर कर लो, कोई ना कोई एक टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप आता ही है। देन लेंस मेकर फॉर्मूला, उसकी मैग्निफिकेशन, प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कैसे करोगे, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। एंड देन पावर ऑफ कंबाइंड लेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी किस पे भी कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है। देन आपके पास वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स में आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, डाइफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में क्या डिफरेंस है, हाइजेंस प्रिंसिपल। ठीक है, देन ये आपके पास क्वेश्चंस है। अच्छा, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कर लोगे तो इसमें फ्रिंज विड्थ क्या होती है, पोजीशंस क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। अगर आपने कोई चैप्टर छोड़ा भी है तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जरूर कर लेना। देन द डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, इसमें आइंस्टाइन इक्वेशन, इस पे ही बहुत कुछ हो जाता है कि जो इंसिडेंट डी है वो थ्रेशोल्ड प्लस ये काइनेटिक एनर्जी, ये याद रखना, ये काइनेटिक एनर्जी, ये आप फाइन और जो वर्क फंक्शन से भी डिफाइन करते हो, और ये जो आपकी इंसिडेंट होती है, ये सबसे मेन इक्वेशन है। इसी के ग्राफ्स,
इसी से घूम फिर के क्वेश्चन आ जाता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट इक्वेशन है, इसे समझ लेना। देन एटम्स। एटम्स में आपका रदरफोर्ड मॉडल, बोहर रेडियस, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के जो आपके पास क्वेश्चंस हैं वो इम्पोर्टेंट है। देन एनर्जी ट्रांजिशन, ये सबके इसके फॉर्मूला शीट देख लो एक बारी। फॉर्मूला शीट क्या है, तो फॉर्मूला शीट से ही आपका ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें मेनली कोई ज़्यादा डेरिवेशन नहीं है, इसका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। देन चैप्टर 13 न्यूक्लियर, इसका ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रेडियस वाला, इस पे कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है। देन बाइंडिंग एनर्जी कर्व, बाइंडिंग एनर्जी कर्व भी ज़रूर कर लेना। देन ये क्वेश्चंस आपके हैं, मास डिफेक्ट, फ्यूजन में क्या डिफरेंस है, ये सब चीज़। देन सेमीकंडक्टर्स में आपका ये जो है, ये वाला डेरिवेशन कंडक्टिविटी की, इसी से हम रेजिस्टिविटी भी पूछ लेते हैं, तो वो रेसिप्रोकल होती है, याद रखना। देन डायोड्स, कि आपके हाँ ये हाफ और फुल वेव इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, कि आप हाफ वेव में एक डायोड लगा रहे हो, फुल में 2 लगा रहे हो, फॉरवर्ड बायस होएगा, रिवर्स बायस होगा, क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना है, ठीक है। सो आई वुड सजेस्ट आपको, अगर मतलब 72 into 17 या आप 60 का तो आप अपना टारगेट रख के चलो, फिर जो गलतियाँ रहती हैं आपके पास, हर एक चैप्टर की गॉस लॉ वगैरह ये सब जैसे जो मेन है, इसको मास्टर कर लो। देन जो मैंने क्वेश्चंस बताए इसे फिर से रिवाइज कर लेना, लास्ट में फॉर्मूला शीट्स देख लेना, एंड द कर्व्स जो हैं, और स्पेशली PYQ रिविजन्स इन चैप्टर की रहती है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग रहते हैं। एंड जो लास्ट मिनट आपने नोट्स बनाए हैं उसे रिवाइज ज़रूर करना, भी कुछ नया ना करना, सब कुछ रिवीजन करना, जो जो किया है उसे अच्छे से कर लो। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।